एमएसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम मौजूद हैं एक मेजर एमएसएमई सेंटर फरीदाबाद में। हाल ही में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पेश की गई है उसमें फरीदाबाद को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। आज हम इंडस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बदलते दौर में नई संभावनाओं पर मंथन करेंगे। इस सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खास मेहमान। आई एम हैप्पी टू वेलकम श्री आनंद मोहन शरण जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चावला जी, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को सीधे शुरू करते हैं। शरण साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आई है इसमें फरीदाबाद को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 4 शहर जो शामिल किए गए हैं। यहाँ जो कामकाज हो रहा है उसको बल मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, कैसे देखते हैं आप, कैसे बताएंगे? देखिए, फरीदाबाद पहले से इंडस्ट्रीज़ का, स्पेशली एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ का, न केवल हरियाणा में, पूरे एनसीआर में और यूं कहिए पूरे भारतवर्ष में एक गढ़ माना जाता है। जब से देश आज़ाद हुआ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ फरीदाबाद में सेटअप करी गई और अब ये जो भारत सरकार ने इसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित करा है, मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा सरकार भी पूरा भरपूर मदद करेगी। ये एक इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का विशेष फोकस रहेगा यहाँ के एमएसएमईज पे या यहाँ की सभी इंडस्ट्रीज़ पे कि यहाँ पर और अधिक एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं, रिकग्निशन है और दूसरा फ्यूचर फोकस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो अब हम देख पा रहे हैं। हमने ये देखा है कि ग्लोबली इस समय काफ़ी अनिश्चितताएं हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं और ग्लोबल हेडविंड्स हैं। उनके बावजूद जो इंडियन एक्सपोर्ट्स के जो आंकड़े आए हैं उसमें हमने देखा है $750 बिलियन का आंकड़ा पार हो गया है, विच इज़ एन ऑल टाइम हाई। अब ऐसे में ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हें टैप करने के लिए आखिर अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स कितने रेडी हैं? इस समय जब पूरे विश्व के कंट्रीज़ की इकोनॉमी श्रिंक हो रही हैं और बहुत हैवी इन्फ्लेशन है, ऐसे में भारत ने इतना एक्सपोर्ट किया, तो इसीलिए हमें लगता है कि आगे आने वाला अवसर तो बहुत ही सुनहरा है, गोल्डन टाइम्स, क्योंकि आगे संभावनाएं और अधिक बढ़ेंगी। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन का समाप्त होगा और बाकी इकोनॉमीज़ भी राइज करेंगी। तो हमारे लिए ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्म इक्विपमेंट सेक्टर, बहुत सी ऐसी गारमेंट्स, अपैरल्स, अनगिनत अपॉर्चुनिटी है। अब तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी विश्व की, यूरोप की, यूएस की, बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी और अधिक अच्छी हो और वो और अधिक बाइंग करें, और आप देखेंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। शरण साहब, हम देख रहे हैं जो एमएसएमईज हैं इसमें बड़ी संख्या में इनफॉर्मल यूनिट्स हैं और जो तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके लिए ये मस्ट है कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन हो। आप यहाँ के हरियाणा के एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट पर किस तरह से शेयर करना चाहेंगे? वो फॉर्मल चैनल की तरफ कैसे आ रहे हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन के आंकड़े FY23 के क्या बताते हैं? किस तरह का अंडरटोन और मूड है? पहले का फिगर देखें आप, 5,28,000 टू बी प्रिसाइज नंबर है। एक साल में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो जाना मायने रखता है। हरियाणा सरकार पिछले कुछ वर्षों में, मैं तो यूँ कहूँगा कि प्रत्येक सेक्टर के लिए, स्पेशली एमएसएमई में जितने वर्टिकल्स हैं, इतनी ज़्यादा इंसेंटिव स्कीम्स की पॉलिसी लेकर के आई है, या यूँ कहें 4-5 पॉलिसीज़ अभी भी पाइपलाइन में है। सरकार केवल उसी एंटरप्रेन्योर को देती है जिसकी उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, कंपलसरी करा हुआ है। एक तो वो है कि इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में आ रही है। सरकार ने एंटरप्रेन्योर्स के सामने, टू बी प्रिसाइज, देयर आर मोर देन 100 स्कीम्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, मे बी प्रायोरिटी सेक्टर हो सकता है, कोई थ्रस्ट सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी हो, अनेकों पॉलिसीज़ हैं जिसके माध्यम से इनफॉर्मल उससे इनको फॉर्मलाइजेशन में लाने की कोशिश
ये जो आपका मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है और खास करके ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं जिसमें उद्यमी, क्योंकि माइक्रो यूनिट्स हैं वो अकेले नहीं कर पाते, तो एक पूरा कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोवाइड हो रहा है, उस पर अगर आप कुछ शेयर कर सकें, वो किस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, जो क्लस्टर स्कीम है भारत सरकार की तो कुछ समय से चल रही थी। अब हरियाणा ने अपनी एक मिनी क्लस्टर स्कीम निकाली जिसके तहत 10 या 10 से ज़्यादा उद्यमी इकट्ठे आके एक सिनर्जी पैदा कर सकते हैं। कॉमन फैसिलिटीज़, कॉम्पिटिटिवनेस, या यूँ कहें एक नई ऊर्जा पैदा होती है। सरकार ने उनके लिए एक नई मिनी क्लस्टर स्कीम लेकर के आए जिसमें प्लेथोरा ऑफ इंसेंटिव्स एज अ ग्रुप भी दिए जा रहे हैं और इंडिविजुअल जो क्लस्टर के अंदर मेंबर हैं उनको भी दिए जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक फिगर्स की बात करें, हमारे पास पिछले 2 से 3 वर्ष में 50 के लगभग एप्लीकेशंस आई। 43 projects have already been approved and not only approved, 25 आज की तारीख में क्रियान्वित होके फंक्शनल हैं और बाकी 18 पे काम चल रहा है। सर, हम जब बात कर रहे हैं संभावनाओं की तो चैलेंजेस भी बहुत हैं, और एक बड़ा इशू जो एनसीआर की इंडस्ट्रीज के समक्ष है वो है डीजल पावर जेनसेट्स की। जहाँ तक बात है, राजीव जी, इस पर आप सब किस तरह का सपोर्ट चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं। उद्यमी आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के आदेश पर ये CAQM की स्थापना हुई, और तो जो भी CAQM ने नियम या गाइडलाइंस बनाए हैं तो सभी को फॉलो करना ही है। और अब CAQM के ऑर्डर्स के हिसाब से 15 मई लास्ट डेट है डीजल जनरेटर्स की, और उससे पहले ही सभी को या तो गैस में कन्वर्ट करना है या गैस जनसेट्स पे जाना हो। इस तरह से डेडलाइन है, और हो सकता है वो कुछ एक्सटेंशन दें, हम उनसे रिक्वेस्ट तो करेंगे। जाहिर है इतनी जल्दी सब नहीं हो पाएगा 1 महीने में, लेकिन फिर भी सभी के लिए करना है, एक इंडिकेशन क्लियरली है। अब यहाँ हमें हरियाणा सरकार से एक सपोर्ट चाहिए कि हम चाहते हैं कि जो डीजल जनसेट्स हैं, अभी हरियाणा सरकार ने बॉयलर्स के लिए पिछले माह एक बहुत अच्छी पॉलिसी दी है कि जो पुराने बॉयलर्स को अब गैस या न्यू जिसको क्लीन एनर्जी कहते हैं, क्लीन फ्यूल्स पे कर रहे हैं, तो उनके लिए 15 लाख तक की सब्सिडी हरियाणा सरकार ने अनाउंस की है। तो हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर भी साथ ही बैठे हैं, कि ऐसी ही एक योजना वो जनरेटर्स के लिए भी दें ताकि उद्यमी उतना जल्दी कर दें। आपने अपना पक्ष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। राजीव जी ने अभी बताया कि जो बॉयलर्स को क्लीनर फ्यूल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए तो पॉलिसी इंसेंटिव स्कीम अनाउंस हो चुका है। जहाँ तक DG सेट्स का जिक्र करा, उसमें भी मैं राजीव जी के और उनके सभी एंटरप्रेन्योर्स की नॉलेज में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये बात है, डिस्कशंस हो चुकी हैं, पॉलिसी इज़ एट द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल, जिसमें कैपिटल सब्सिडी भी, नेट GST भी मिलेगा। परंतु एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, he happens to be the finance minister also, and in the latest और अनाउंसमेंट करी है कि जो बैटरीज UPS इंडस्ट्रियल UPS होते हैं उसके लिए भी इंसेंटिव पॉलिसी, जिससे कि जनरेटर सेट से हट के स्पेशली माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज उस पर शिफ्ट कर सके। अभी जिस तरह से जो ग्लोबली इन्वायरमेंट है सर, वो काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहा है और इंडस्ट्री को भी उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ये जो आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 22-25 की जो आई है, ये इंडस्ट्री को किस तरह से सपोर्ट करेगी सर? आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। इसके तहत विभिन्न स्कीम्स फाइनल स्टेज पे हैं अप्रूवल के, जिसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी पे हो,
टेक्नोलॉजी लाने के ऊपर हो, इंक्यूबेशन सेंटर पे हो, नेट जीएसटी रिफंड पे हो, या टेक्सटाइल पार्क डेवलप करने के लिए हो, जो आपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मुकाबला करने के लिए कहा। हाल में ही ये अनाउंसमेंट हरियाणा सरकार कर चुकी है कि हरियाणा में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग लैब्स की स्थापना होगी अगले 1 वर्ष में, कवरिंग ऑल दी सेक्टर्स ऑफ दी इंडस्ट्रीज, जिससे कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को compete कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। राजेंद्र राजीव, जब हम फरीदाबाद में हैं तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज हैं वहाँ पे भी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती आई हैं। उनकी रेगुलराइजेशन पर क्या अपडेट है? बड़ी समस्या है। 24,000 में 20,000 इंडस्ट्रीज़ के लगभग नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में, क्योंकि सरकार के पास अपने लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं जो HSIDC या हुडा ने डेवलप किए। अब 20,000 इंडस्ट्रीज़ को हम मतलब सरकार का कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं मिल सकती, क्योंकि वो फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम से भी बैंकिंग सिस्टम से उनको लोन्स नहीं मिलते, और बहुत सारी चीज़ें, उनको पोल्यूशन का NOC नहीं मिलता है, फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो वो इंडस्ट्री तो चल रही है, GST भी भरती है, सारे टैक्सेस भी भरती है, लेकिन जो मान्यता है वो नहीं है। इसमें देखिए 4 शहर फर्स्ट फेज में लिए गए हैं, जिनमें सर्वे की बात, जिसमें सर्वे फर्स्ट राउंड ऑफ सर्वे हो गया। उन सर्वों में काफ़ी त्रुटियां पाई गई, सो अब ग्राउंड ट्रूथिंग हो रही है उसकी। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम यमुनानगर, क्योंकि फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ हैं, तो सरकार ने सोचा कि पहले यमुनानगर में ग्राउंड ट्रूथिंग करके कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे कि ओवरऑल शहर को भी दिक्कत ना आए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर कि जल्द से जल्द, सूनर देन लेटर, कोई ना कोई इसका विकल्प निकलेगा, पॉलिसी बनेगी, आइदर ऑफ रेगुलराइजिंग देम। तो अब फ्लैटेड फैक्ट्रीज की ओर सरकार का रुझान है, जिससे में लैंड की कॉस्ट हट जाए, केवल रेंटल या लीज पे स्पेस दी जाए। दिस इज़ वन वे। सेकेंड, पद्मा स्कीम, जिसका बाद में विस्तार में मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसमें भी इस टाइप के उद्यमियों के लिए छोटे प्लॉट्स एट अफोर्डेबल रेट्स देने की कोशिश होगी। It cannot finish the problem of existing units in the non-conforming areas, but this would be an alternate mechanism. ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस जो है, इसमें भी काफ़ी एक्शन है, काफ़ी हलचल हो रही है, स्टेट्स पॉलिसीज आ रहे हैं, आपकी स्टेट में भी EV की पॉलिसी आई है। इसमें आपको लगता है काफ़ी संभावनाएं ओपन अप हो सकती हैं MSMEs के लिए? व्हीकल पॉलिसी जिसमें हरियाणा राज्य ने पहल ली, बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी सरकार ने लॉन्च करी। इसके तहत 12 स्कीम्स भी लॉन्च हो चुकी हैं, जो पब्लिक में इसके प्रति उत्साह है। जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, 3 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों, यहाँ तक कि हैवी व्हीकल ट्रैक्टर्स या ट्रक्स हों, जब वो इंडस्ट्री हरियाणा में आएगी, तो जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यहाँ आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि फरीदाबाद को उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप कुछ बताना चाह रहे थे जी, आप बताइए। हम लोग बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इस सब पे काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे एक्सपोर्टर्स के लिए जो चैलेंज आता है कि हमारे क्लाइंट्स और सब जिन कंपनी से हम डील करते हैं, जब ये आते हैं यहाँ पे, और हम लोग जब अपने आप को कंपेयर करते हैं चाइना जैसी कंट्रीज से या और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, तो ग्राउंड लेवल पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई जगह पे काफ़ी वीक है। जैसे पावर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, then the industrial area maintenance is one of the issues. So उस पे जो स्पीड है वो more speed is required. और सर से हम चाहेंगे, सर हरियाणा लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी है, हम चाहेंगे अगर आप कुछ
शेयर कर सकें और बाकी जो इन्होंने पॉइंट रेज किया साहब। देखिए, दो इश्यूज इससे सामने आते हैं। वन इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड, चाहे वो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, बाकी हो। Yes, you are right, it is still far away from the international standards, but दिन प्रतिदिन सरकार इसमें कोशिश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए। अगर आप नए IMTs देखें, वेदर इट इज़ खरखौदा और सोनीपत, या ग्लोबल सिटी लॉन्च करी गई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आ रहा है। थैंक यू सर। वील हैव द नेक्स्ट व्यू सर, प्लीज। आप एक चीज़ जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है जो दूसरे राज्यों से आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय या डोमेस्टिक एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी फॉर एग्जांपल, सम ऑफ माय फ्रेंड्स कम फ्रॉम नोएडा, तो उनको बहुत सारा फैसिलिटेशन प्रोसेस अवेलेबल होता है एट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इवेंट्स। तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार भी कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ दैट एंड फैसिलिटेट दैट प्रोसेस। एंड सेकेंडली, आई थिंक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आई एम श्योर इट माइट बी, अगर फरीदाबाद को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस चुना गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वेयर वी गेट इनपुट्स एज एक्सपोर्टर्स, वी गेट data of foreign markets etc. So this is something which will be really helpful for exporters. ओके, आपका सेकंड पॉइंट पे एक व्यू ले लेते हैं एग्जीबिशन का, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी सर ने मेंशन किया था। हरियाणा सरकार की मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है बहुत ही अच्छी, कि हरियाणा सरकार ने जो किया है कि आप अपनी मर्जी की इंटरनेशनल एग्जीबिशन चुन सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करें। सरकार आने जाने की टिकट, स्टॉल चार्जेस, प्रमोशन बजट लगभग 5 लाख रुपए तक की हर एंटरप्रेन्योर को हर साल सपोर्ट मिलती है अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन के लिए। डोमेस्टिक के लिए भी 3 लाख रुपए की राशि आप अपनी मर्जी की एग्जीबिशन में हिस्सा ले सकते हैं। सर, आप कुछ रेज करना चाह रहे थे यहाँ? मेरा एक रिक्वेस्ट है, वी नीड एज एन एक्सपोर्टर, वी नीड अ हैंड होल्डिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली फॉर एक्सपोर्ट्स टू रशियन मार्केट। हो ये रहा है सर कि आप रशिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि फ्री हैंड आप करिए, लेकिन बैंक्स नॉट एट ऑल कोऑपरेटिंग, वो प्राइवेट बैंक्स, सो विच इज़ अ बिग चैलेंज। हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं रशियन मार्केट का। सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। एंड मैम, इफ एनी वुमेन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू शेयर समथिंग, वील। मेरा ये कंसर्न है कि हम लोग सब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एनी इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी टाइप्स या हमारी किसको हम और बेटर तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस मिले। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ऐसे उद्यमी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनकी कहानी आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। हम जल्दी लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। हम मौजूद हैं फरीदाबाद में। आइए अब हम एंटरप्रेन्योर्स का रुख करते हैं। वो पहले एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते थे, फिर उन्होंने एंटरप्रेन्योरल स्पेस का रुख किया और आज वो अपनी एक खास जगह बनाने में सफल रहे हैं। लेट्स वेलकम धीरज तनेजा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेटप्लास्ट इंडिया। सर, प्लीज ज्वाइन। आइए बातचीत करते हैं और इनकी कहानी के कुछ इंटरेस्टिंग पहलुओं को समझते हैं। धीरज जी, आप हमें ये बताइए, वो पहला कदम जिस तरह से रखा वो कैसा रहा, उसमें कैसे आपने एक आइडिया को कारोबार में तब्दील किया और फंड्स को भी कैसे मैनेज किया? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 1995, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और सर्विस लाइन में एंट्री करी, और ऑलमोस्ट 14 ईयर्स आई वर्क विद वेरियस डिफरेंट कॉर्पोरेट्स कंपनीज, 5 कंपनीज जिसमें मैंने काम किया। स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप्स, देन एंडेड विद द IT इंडस्ट्रीज़। तो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम करते हुए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हुए एक पैशन बन गया था कि एक दिन ज़रूर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करूँगा। और जैसे एक प्रोजेक्ट्स को हम 0 to 20 मिलियन पे लेकर आते हैं, 20 to 400 मिलियन पे लेकर आते हैं, तो आई डिसाइडेड दैट आई डू समथिंग समथिंग ऑन माई ओन
one day I'll become a big entrepreneur. So वो एक पैशन को लेते हुए 2008 में जब मेरा IT सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था, तो उस वक्त डिसाइड हुआ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस। तो ये इनिशियली फंड्स वगैरह कैसे मैनेज किए? आइडिया तो होता है, लेकिन आइडिया को लेकर आगे जाना भी इजी नहीं होता है, तो वो किस तरह से इनिशियल मैनेज किया आपने? जब मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, बट जब पी फंडिंग और फंडिंग के लिए बैंक्स के पास गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन बैंक्स का होता था कि लास्ट 2-3 इयर्स की बैलेंस शीट लेकर आइए आप। तो वो सडनली आई केम टू नो कि इसमें फंडिंग का कोई सपोर्ट नहीं है मुझे, आई हैव टू डू समथिंग ऑन माई ओन। और वहाँ से वो एक स्ट्रगल टाइम स्टार्ट हो गया। तो इट टुक मी 3-4 इयर्स वो स्ट्रगल से निकलने में, बट उस स्ट्रगल में एक चीज़ ज़रूर थी कि एक पैशन था, एक सोच थी, एक टेक सेवी पर्सन था मैं। फिलहाल अभी आप कितनी कंट्रीज में आपकी मशीन्स जा रही हैं? As of today, we have sold more than 28 countries, और recently we entered into Europe also, Latin America, अफ्रीका रीजन्स। तो आज की डेट में हम 28 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ग्रेट सर। एंड कितना टर्नओवर होगा अभी फिलहाल कंपनी का? सो वी रिसेंटली क्रॉस 30 CR टर्नओवर एंड वी स्टार्टेड विद जीरो नथिंग। धीरज साहब, ये इनफैक्ट जिस तरह से जो फॉरेन बायर्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट की जहाँ तक क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर किस तरह से आपको फीडबैक मिल रहा है और कैसे आप ग्रो कर रहे हैं विद चेंजिंग टाइम्स? सो टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ा ज़रिया है जो आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, और राइट फ्रॉम डे वन हमने ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा महत्व दी है। और 2015 ऑनवर्ड्स पे से मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और डिसाइड किया कि कहाँ हमें किस डायरेक्शंस में जाना है, कहाँ वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। तो यूरोप में जो आज की डेट में जो भी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है और उससे भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर में हम लोगों ने इसको अपने प्रोडक्ट्स में एहतियात किया है। तो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो क्लाउड है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। Yes. आपकी मशीन्स इंडस्ट्री 4.0 रेडी हैं? यस। उसमें किस तरह की लर्निंग्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या आप शेयर करते हैं? 2018 से हमने अपने प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे ऑटोमेटिक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम इंडस्ट्री 4.0 हमने रेडी कर दिया है। और आज की डेट में मैं बहुत प्राउडली फैक्टर कहूँगा कि ये इंडस्ट्री 4.0 जो हमारे प्रोडक्ट्स में इनबिल्ट फीचर हम ऑलरेडी ला चुके हैं अपनी इंडस्ट्री में। वी आर द ओनली वन हु इज़ डूइंग इन दिस सेगमेंट, एंड आवर ऑल प्रोडक्ट्स आर क्लाउड कनेक्टेड। इट कैरीज ऑल फीचर्स व्हाट इंडस्ट्री 4.0 सेज। इसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमने इसको बहुत ही डीपली इसको अपने प्रोडक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो इस सफ़र के लिए आपको मुबारकबाद, और आने वाले दिनों के लिए आपको और आपकी टीम को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।